बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम 8वीं जमात में तारीख का मुताला करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। सबक का नाम है यूरोप और भारत। हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की पूरी कोशिश की है, मगर ये ज़रूरी है कि ये अमल एक तरफा ना हो। इसलिए आप भी मौजू के मुताबिक अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और पेशकश से मुतालिक अपने ख्यालात हमें ज़रूर बताएं और इसके लिए आप हमें इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। आगे बढ़ने और कुछ नया जानने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं तारीख किसे कहते हैं। पंजुम जमात में हम पढ़ चुके हैं। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने की साइंस को तारीख कहते हैं। तो तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। सबूतों को अच्छी तरह जांचा परखा जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। तो माजी के वाक़यात को सिलसिलेवार तरतीब से तहरीर करना तारीख है। मगर ये सारे वाक़यात अच्छी तरह हम समझ सकें, इसलिए मौरख़ीन ने तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। तारीख के ये अदवार अहद क़दीम, अहद वुस्ता और अहद जदीद हैं। हमने 6वीं और 7वीं जमात में बितरतीब अहद क़दीम और अहद वुस्ता के भारत की तारीख का मुताला किया है और इस साल हम यानी 8वीं जमात में जदीद दौर के भारत की तारीख का मुताला करेंगे। एक बात आपको याद दिला दें कि हर मुल्क की तारीख में अहद वुस्ता का ज़माना जुदा जुदा है। भारत के अहद वुस्ता की इब्तिदा 9वीं सदी में हुई और 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में ये अहद ख़त्म हुआ। यूरोप के अहद वुस्ता का ज़माना 5वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ है। इस साबका मालूमात की रोशनी में आइए शुरू करते हैं आज का सबक। यूरोप और भारत।
सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। निशातुस्सानिया का दौर, मजहबी इस्लाह की तहरीक, जुग्राफियाई दरियाफ्तें, यूरोप में फ़िक्री इनकलाब, सियासी शोबे में इनकलाब, सनती इनकलाब, इसके साथ ही सरमायादारी, नौआबादियात और साम्राज्यत। आज हम निशातुस्सानिया का दौर और मजहबी इस्लाह की तहरीक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। निशातुस्सानिया के दौर को समझने से पहले एक ज़रूरी बात, अक्सर तलबा मुल्क और बरे आज़म में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में यूरोप को ही एक मुल्क समझते हैं। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक बरे आज़म है। बरे आज़मों के नामों से तो आप वाकिफ हैं। एक बार इन नामों को दोहराते हैं। बरे आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हैं बर्रे आज़म। तो यूरोप एक बर्रे आज़म है और हमारा मुल्क भारत बर्रे आज़म एशिया में है। तो भारत एक मुल्क है बर्रे आज़म एशिया में और यूरोप एक बर्रे आज़म है। तो ये है बर्रे आज़म एशिया और बर्रे आज़म एशिया में हमारा मुल्क भारत। कई और ममालिक भी बर्रे आज़म एशिया में हैं। कुछ के नाम तो आप भी जानते हैं। परचम से आप पहचान सकते हैं ये कौन से ममालिक हैं? मलेशिया, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, भारत और इनके अलावा कई और ममालिक बर्रे आज़म एशिया में हैं। इसी तरह बर्रे आज़म यूरोप में भी कई ममालिक हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज के नामों से तो आप भी वाकिफ हैं। तुर्की, इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और भी कई ममालिक। तो क्या आप जानते हैं यूरोप में कुल कितने ममालिक हैं और कौन कौन से? आहा, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद मालूम करना है कि यूरोप में कुल कितने ममालिक हैं और कौन कौन से। ये आपके लिए अमली काम है। आप मालूम कीजिए और फहरिस्त बना लीजिए। तो आप इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूरोपीय ममालिक के नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए और हमें ईमेल कीजिए। देखते हैं किस स्कूल से हमें पहले जवाब मिलता है। यूरोपीय ममालिक ही की तरह आप बर्रे आज़म एशिया के ममालिक की भी फहरिस्त तैयार कर सकते हैं। ओके, तो अब तो उम्मीद है अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुल्क और बर्रे आज़म में हम बात कर रहे हैं यूरोप और भारत की। नक्शे में आपने देखा कि भारत और यूरोप दोनों काफी फासले पर वाक़े हैं।
भारत और यूरोप के दरमियान फासला तकरीबन 6,590 किलोमीटर है। और हम अगर भारत से यूरोप जाना चाहें हवाई जहाज से तो हमारा ये सफर तकरीबन 8 घंटे 53 मिनट का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने फासले पर होने के बावजूद यूरोप में वक़्फ़-पज़ीर तब्दीलियों के असरात भारत पर हुए। दरअसल 17वीं सदी में कई यूरोपियन कौमें भारत आईं। इनमें डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ताजिर शामिल थे। लिहाजा मगरिबी दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों से भारत का मुतासिर होना फितरी अमल था। जदीद दौर में यूरोप में होने वाली तब्दीलियों के असरात भारत पर मुरतब हो रहे थे। इस वजह से जदीद भारत की तारीख के अहद का मुताला करते वक्त उस वक्त के यूरोप में वक़्फ़-पज़ीर वाक़यात का मुताला करना ज़रूरी मालूम होता है। यूरोप के इन वाक़यात में बहुत अहम है निशातुस्सानिया का दौर। आइए समझने की कोशिश करते हैं निशातुस्सानिया का दौर। यूरोप की तारीख में अहद वुस्ता के आखिरी मरहले यानी 13वीं सदी से 16वीं सदी में इह्याए उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग़राफ़ियाई दरियाफ्तों जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। हमने शुरुआत ही में आपसे कहा कि यूरोप में अहद वुस्ता का ज़माना 5वीं सदी से 15वीं सदी ईस्वी का है। 13वीं सदी यानी अहद वुस्ता का आखिरी मरहला। तो 13वीं सदी से 16वीं सदी में यूरोप की तारीख में इह्याए उलूम, क्या मतलब है इह्याए उलूम का? इह्या अक्सर ये लफ्ज जबर के साथ भी बोला और लिखा जाता है, मगर लुगत में आप देखें तो ये लफ्ज जेर के साथ आपको मिलेगा। इह्या का मतलब है जिंदा करना, जान डालना, किसी चीज को दोबारा राइज करना। और इह्याए उलूम यानी नए उलूम का राइज होना। 13वीं सदी से 16वीं सदी ईस्वी में रिवायती उलूम, तोहम परस्ती और अंधी तकलीद पर तनकीद होने लगी। साइंसदानों ने क़ुव्वत मुशाहिदा और तजुर्बात की बुनियाद पर ऐसी बातों से पर्दा उठाया जो अब तक राज थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम इल्म फल्कियात कहते हैं वगैरह उलूम को फरोग हुआ। साथ ही साथ मजहबी इस्लाह की तहरीक शुरू हुई। नए नए ममालिक दरियाफ्त हुए, नए नए रास्ते दरियाफ्त हुए। तो इन तमाम वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इसी बिना पर इस दौर को निशातुस्सानिया का दौर कहते हैं। सबसे पहले हम निशातुस्सानिया के लफ्ज़ी मतलब को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि निशातुस्सानिया की इब्तिदा कहाँ से हुई और आखिर में हम इसकी नौइयत को समझने की
कोशिश करेंगे। निशात सानिया को अंग्रेजी में रेनेसांस कहते हैं। ये एक फ्रेंच लफ्ज है जिसका मतलब है रीबर्थ। फ्रांसीसी में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है, Renaissance, Renaissance, रेनेसांस लफ्ज दरअसल एक इटालियन लफ्ज रेनेसिमेंटो से माखूज है। रेनेसिमेंटो दो अल्फाज से मिलकर बना है, री एंड नासिया। री मीन्स अगेन, नासिया मीन्स बी बॉर्न। तो उर्दू में रेनेसांस का मतलब तश्कीले नौ या जिंदगी नौ है। निशातुस सानिया ये लफ्ज भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। निशात यानी आगाज, सानिया यानी पल, लहजा। तो निशातुस सानिया दरअसल नए दौर की शुरुआत, एक तगय्युर, किसी कौम या मुल्क का असर नौ तरक्की करना निशातुस सानिया कहलाता है। तो निशातुस सानिया का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए हैं। निशातुस सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा, इन शोबों में यूनानी और रोमी रिवायात ने दोबारा जिंदगी पाई। इससे हमजहत तरक्की को तहरीक मिली और तारीख़ आलम में एक नए दौर का आगाज हुआ। निशातुस सानिया की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? मुल्क इटली उन तमाम तब्दीलियों का अहम मरकज था। निशातुस सानिया की शुरुआत हुई इटली के मशहूर शहर फ्लोरेंस से। इटली का ये मशहूर शहर फ्लोरेंस इटली के जहाजरानों ने एशिया और यूरोप के मुल्कों से तिजारत करना शुरू किया। इटली के अक्सर शहर इस तिजारत की वजह से तरक्की करके खुशहाल हो गए। इस तरह ताजिरों का एक तबका वजूद में आया। इस तबके ने फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की। निशातुस सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वगैरह के शोबों में यूनानी और रोमी रिवायात ने दोबारा जिंदगी पाई। 15वीं सदी के यूरोप पर मजहब की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। 13वीं सदी ईस्वी से जिंदगी के तमाम शोबों में तब्दीली के आसार जाहिर होने लगे। निशातुस सानिया जिंदगी के तमाम शोबों को मुसद्द देने वाली हमगीर तहरीक थी। इसके असरात किसी एक शोबे पर नहीं बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर दिखाई देते हैं, जैसे फ़लसफ़ा, अदब, साइंस, फ़न तामीर, संग तराशी, मुसव्वरी, मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा पर निशातुस सानिया के असरात हमें साफ दिखाई देते हैं। निशातुस सानिया ने इन तमाम शोबों में नए नक्शो निगार उभारे।
نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ تبدیل ہوا۔ انسان کے بارے میں یہ نیا یقین پیدا ہوا کہ اس کے پاس اچھائی، برائی اور صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی عقل موجود ہے۔ انسان اپنی زندگی کا خود معمار ہے اور جذبات و خواہشات انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس دور کے فنون لطیفہ میں ہمیں انسانی جذبات اور خواہشات کی عکاسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح اس دور میں اب مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ نشاط الثانیہ کا سب سے اہم اصول انسانیت اور انسان دوستی تھا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک کی بدولت مختلف شعبوں میں نئے طرز نے فروغ پایا۔ اور یہ فرق ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے عہد وسطیٰ کے فنون میں اور نشاط الثانیہ کے دور کے فنون لطیفہ میں۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے نشاط الثانیہ کے دور کے فنکاروں کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فن تعمیر ہو یا فن مصوری، فنکاری کے یہ خوبصورت نمونے نشاط الثانیہ کے دور کی یادگار ہیں۔ ان میں انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی بڑے ہی خوبصورت انداز میں جھلکتی ہے۔ سنگ تراشی ہو یا سٹینڈ گلاس ورک۔ سٹینڈ گلاس ورک کے متعلق کبھی آپ نے سنا ہے یا اس فن کے نمونے آپ نے دیکھے ہیں؟ شیشے کے رنگین ٹکڑوں کو جوڑ کر خوبصورت تصویر بنائی جاتی ہے۔ اکثر گرجا گھروں میں یہ کام دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دور میں ہر جگہ انسان اور انسانی جذبات مرکزی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور کی ترقی کا تصور لیونارڈو ڈا ونچی کی مثال کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسے نشاط الثانیہ کے دور کی ہشت پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ ہشت پہلو شخصیت یعنی وہ کسی ایک فن میں ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونالیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہیں۔
لیونارڈو ڈاونچی کی مشہور زمانہ پینٹنگ مونالیزا نشاط الثانیہ کے دور کی ماسٹر پیس، ایک شاہکار ہے۔ اپنی مسکراہٹ کے لیے مشہور مونالیزا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا بیسٹ نون، موسٹ وزٹڈ، the most written about, the most sung about work of art in the world. مونالیزا کے متعلق سن کر یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ لیونارڈو ڈاونچی کے اس شاہکار کو دیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں پیرس جانا ہوگا۔ پیرس کے لور میوزیم میں مونالیزا کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ ایک معلومات کے مطابق سن 2017 میں تقریباً 8.1 ملین وزٹرز نے لور میوزیم کی سیر کی۔ مونالیزا کے علاوہ ڈاونچی کی دوسری پینٹنگ دی لاسٹ سپر بھی کافی مشہور ہے۔ اس دور کے مجسمہ سازوں میں ایک اٹالین مجسمہ ساز اور مصور مائیکل اینجلو کا نام کافی مشہور ہے۔ مائیکل اینجلو نے اس دور میں فن اور فنکاروں کو دیکھنے کے سماج کے نظریے کو بدلا۔ مائیکل اینجلو کی مجسمہ سازی کے نمونے ٹومب آف پوپ جولیس II میں دکھائی دیتے ہیں، جو سینٹ پیٹرز بیسیلیکا ویٹیکن سٹی میں ہے۔ ویٹیکن سٹی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ ہیڈ کوارٹر ہے رومن کیتھولک چرچ کا۔ پتہ نشاط الثانیہ کے دور کی ایک اور خاص بات کیا تھی؟ نشاط الثانیہ کے دور میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکیں۔ اس دور کے ادیبوں میں ولیم شیکسپیئر کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اس دور کی ایک بہت اچھی اور اہم بات یہ ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم و ادب کی رسائی ہونے لگی، اور یہ ممکن ہوا چھپائی کی مشین کی ایجاد سے۔ تقریباً 1450 میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا کھانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ گٹنبرگ کی چھپائی کی مشین اس دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ ہم نے ابھی تفصیل سے نشاط الثانیہ کے دور کی ایک اہم ایجاد یعنی چھپائی کی مشین کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ گٹنبرگ کے چھاپا کھانے کے ایجاد ہونے کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم کا پہنچنا ممکن ہو گیا۔ فنون لطیفہ کی طرح سائنس کے شعبے میں بھی نشاط الثانیہ کے اثرات ظاہر ہوئے۔ سائنسداں قوت مشاہدہ اور تجربات کی بنیاد پر قدرت کے گہرے رازوں پر سے پردے اٹھانے لگے۔ ان میں کوپرنکس، اور گیلیلیو کے نام اہم ہیں۔ اس دور میں فزکس، کیمسٹری اور ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات وغیرہ علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں روایتی علوم، توہم پرستی
اندھی عقیدت اور پرانے رسم و رواج وغیرہ پر تنقید ہونے لگی۔ نشاط الثانیہ کے دور کو نئے علوم کی صبح کا دور کہا جا سکتا ہے۔ تو جو کچھ معلومات آج ہم نے حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نشاط الثانیہ کا دور۔ یورپ کی تاریخ میں 13ویں صدی سے 16ویں صدی کا دور نشاط الثانیہ کا دور کہلاتا ہے۔ نشاط الثانیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رینیسانس، اور اردو میں اس کے معنی ہے تشکیل نو یا زندگی نو۔ ابتدا ہوئی نشاط الثانیہ کی اٹلی میں فلورنس نامی شہر سے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ یورپ کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں ادب اور فنون لطیفہ کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ تو یہ تھا نشاط الثانیہ کا دور۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے بعد تو آج ہم نے یورپ میں وقوع پذیر ہونے والے چند واقعات اور اہم تبدیلیوں کا جائزہ لیا، جن کا جدید بھارت کی تشکیل میں اہم حصہ ہے۔ And now it's activity time۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حوالہ جاتی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے نشاط الثانیہ کے دور کے مشہور مصوروں، ادیبوں، سائنسدانوں کے کارناموں کے بارے میں معلومات اور تصاویر حاصل کر کے جماعت میں پیش کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ معلومات حاصل کر لیں تو ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ Is it okay? Very good۔ تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سارے ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتے رہیں، اس لیے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔